नमस्ते। दिल्ली स्कूल ऑफ एजुकेशन के इस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम अपनी अगली कड़ी के रूप में इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी की जो 6 कड़ियां थी उससे आगे बढ़ते हैं और आज बात करेंगे साइको एनालिसिस को देने वाले फादर ऑफ साइको एनालिसिस दैट इज सिगमंड फ्राइड, उसके द्वारा दिए गए डिफेंस मैकेनिज्म की। एक बार हम रिकॉल करते हैं जल्दी से। इन्होंने आइडिया दिया लिबिडो का, आइडिया ऑफ द लिबिडो मूविंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, और उस लिबिडो के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में मूवमेंट के द्वारा इन्होंने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के स्टेज दिया, मनो लैंगिक विकास के चरण दिया। और इसमें इन्होंने कहा कि जो डिफरेंट जोन ऑफ हमारा बॉडी है वो उसमें उसको सेंसेशनल फीलिंग होता है और उससे हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। और उन्होंने कहा कि ऑरल स्टेज, देन एनल स्टेज, देन फैलिक स्टेज, लेटेंट स्टेज और जेनेटल स्टेज, ये 5 स्टेजेस से बच्चा होकर के गुजरता है। उन्होंने आपको याद होगा टाइटैनिक की अवधारणा की। टाइटैनिक में क्या हुआ था, एक जहाज और वो डूब गया था। डूबने का रीजन क्या था कि जब वो शिप जा रही थी टाइटैनिक जो समुद्र में, तो उस समय में क्या हुआ कि एक बर्फ का टुकड़ा आते हुए सामने से दिखा। तो उसे जो चला रहा था शिप को कमांडर्स, तो उनको लगा कि ये जो बर्फ का टुकड़ा है जस्ट वो फ्लोटिंग एक बर्फ का टुकड़ा है। एक्चुअली बर्फ की ये प्रवृत्ति होती है, प्रकृति होती है कि 90% हिस्सा पानी के नीचे दबा रहता है और 10% हिस्सा ही वो दिखते रहता है। और इसी भ्रम में वो टाइटैनिक उससे जाके टकराया और उसकी परिणति क्या हुआ कि पहली यात्रा में ही टाइटैनिक खत्म हो गया। और उसी को उसने सिंबलाइज करते हुए सिगमंड फ्राइड ने कहा कि हमारा जो मन है, हमारा जो व्यक्तित्व है, वो 90% गवर्न होता है हमारे जो दिखता नहीं है अनकॉन्शियस माइंड से, अवचेतन मन से। और उन्होंने मन के 3 हिस्से बताया। कॉन्शियस चेतन मन, थिंग्स वी आर अवेयर ऑफ, जिसके बारे में हम जागृत होते हैं, जिसके बारे में हम जानते रहते हैं। प्री कॉन्शियस अर्धचेतन, थिंग्स वी कैन बी अवेयर ऑफ इफ वी थिंक ऑफ देम, अगर हम उसके बारे में सोचेंगे तो हमें उनकी जागरूकता हो जाएगी, उनकी अवेयरनेस हो जाएगी। वो प्री कॉन्शियस है। वो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच की एक कड़ी है। और अनकॉन्शियस इज द डीप हिडन रिजर्वायर ऑफ दैट होल्ड्स द ट्रू अस, जो हम वास्तविक रूप में हैं उसको बताता है। ऑल ऑफ आवर डिजायर्स एंड फियर्स, जितने भी हमारी इच्छाएं हैं, जितने भी हमारे डर है, उसको अनकॉन्शियस माइंड एक रिजर्वायर की तरह, एक संग्राहक की तरह उससे संग्रहित करके रखता है और वो छुपा रहता है, हिडन रहता है। और उन्होंने 3 पार्ट बताया, ईड, ईगो और सुपर ईगो की। ईड जो है एग्जिस्ट इंटायरली द अनकॉन्शियस, सो वी आर नेवर अवेयर ऑफ इट। इसके बारे में हम अवेयर नहीं होते हैं। ईड के बारे में वो अनकॉन्शियस होता है। आवर हिडन ट्रू एनिमलिस्टिक वांट्स एंड डिजायर्स, जो एक जानवर के रूप में हमारी जो डिमांड्स है हमारे शरीर की, हमारे मन की, वो सारा ईड में है। इट वर्क्स ऑन प्लीजर प्रिंसिपल। ये जो खुशियां खोजने, आनंद के जो है अनुभूति पर आधारित ये हिस्सा होता है ईड। और इट ऑलवेज वांट टू अवॉइड पेन एंड रिसीव इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तात्कालिक सुख, तात्कालिक आनंद की प्राप्ति में रहता है, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में रहता है हमारा ईड पार्ट। दूसरा पार्ट आता है ईगो पार्ट, डेवलप्स आफ्टर ईड, ईड के बाद ये डेवलप होता है। वर्क्स ऑन रियलिटी प्रिंसिपल, वास्तविकता के जो सिद्धांत है उस पर ये काम करता है। एंड इट ऑलवेज नेगोशिएट बिटवीन ईड एंड एनवायरमेंटल सिचुएशंस, जो हमारा वातावरण है और जो ईड हमारा है उसके बीच ये हमेशा क्या करता है, एक बैलेंसिंग क्रिएट करता है। इन आवर कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड्स, ये अनकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के बीच ये काम करता है, ये दोनों होता है। ईड हमारा मोस्टली अनकॉन्शियस है, हमारा ईगो जो है कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों के रूप में काम करता है। इट इज व्हाट एवरीवन सीज आवर पर्सनालिटी। ईगो वही है जैसा हमारा व्यक्तित्व है, जैसा मैं वर्तमान में हूं, दिस इज माय ईगो, इट्स योर ईगो। ईगो ऑफन mediates between super ego and id.
ये ईड जो बहुत अधिक एनिमलिस्टिक है और जो एक आइडियलिस्टिक है सुपर ईगो, इसके बीच एक बैलेंस का काम करता है ईगो। लाइक अगर आप किसी को चाहते हो तो ईड चाहेगा कि इमीडिएटली उसके साथ हम अफेयर कर लें, इंटीमेसी चाहेंगे, हम उसके साथ बॉडी प्लीजर चाहेंगे। लेकिन ईगो क्या करता है, ईगो डज नॉट वांट टू एंड अप इन जेल। वो ईगो क्या करता है, उसको कुछ समय के लिए बंद कर देता है। एंड सो यू आस्क योर आउट एंड जस्ट मेक इट हार्ड। आप क्या करते हो कि उसको रोक करके और उसको एक बेहतर प्रतिरूप में उस चाहत को प्रतिस्थापित करते हैं। आप बहुत अधिक उसके लिए अर्ज को व्यक्त न करके उसे एक रास्ता देके बेहतर तरीके से उस अर्ज को निरूपित कर देते हैं। ये ईगो का काम है। थर्ड वन इज द सुपर ईगो। लगभग 5 साल की अवस्था में सुपर ईगो डेवलप होना शुरू करता है एंड इट इज आवर कॉन्शियस। मोस्टली इसका जो हिस्सा होता है कॉन्शियस होता है। व्हाट वी थिंक, द डिफरेंस इज बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। हम क्या सोचते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, जो वैल्यू जजमेंट है, जो हमारे आदर्श पार्ट है, वो सारा सुपर ईगो का हिस्सा है। अब बात करेंगे कि डिफेंस मैकेनिज्म क्या है। डिफेंस मैकेनिज्म अपने ईगो को संभालने के लिए, अपनी वर्तमान को बेहतर करने के लिए जो प्रवीण तरीके, जो स्ट्रैटेजीज, जो डिफरेंट वेज, डिफरेंट फॉर्मूलाज अनकॉन्शियसली हम डिवाइस करते हैं, वह रक्षा युक्तियां कहलाता है। डिफेंस मैकेनिज्म का जो कॉन्सेप्ट सिगमंड फ्रॉइड ने दिया, और डिफेंस मैकेनिज्म, द ईगो हैज प्रीटी इंपॉर्टेंट जॉब एंड दैट इज टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम थ्रेटनिंग थॉट्स इन आवर अनकॉन्शियस माइंड। जो हमारे को जो कष्ट पहुंचाने वाले, हमारे को तंग करने वाले ऐसे बहुत सारे ख्यालात जो अवचेतन मन में उत्पन्न होता है, उससे हमें हमारी ईगो को रक्षा करने के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं, वह क्या कहलाता है, डिफेंस मैकेनिज्म कहलाता है, रक्षा युक्तियां कहता है। When we protect us is through defense mechanism. This is a way to protect, the way by which we protect ourselves from the threatening situation, from the potentially harmful stimuli, is known as defense mechanism. You are usually unaware that, or even but it even occurring. ये आप इसके बारे में आपको पता नहीं होता है, लेकिन ये आपके साथ होते रहता है। ये कहलाता है हमारी रक्षा युक्तियां। रक्षा युक्तियों को अगर आप देखें, डिफेंस मैकेनिज्म को, डिफेंस मैकेनिज्म इज an unconscious psychological mechanism that reduces anxiety arising from unacceptable and potentially harmful stimuli. What do you mean by it? कि रक्षा युक्तियां वह मनोवैज्ञानिक प्रविधि है, वह मैकेनिज्म है, वो युक्तियां हैं जो एक व्यक्ति को चिंता उत्पन्न करने वाले अस्वीकार्य एवं पोटेंशियली हार्मफुल, जो संभावित कष्टकारक उद्दीपकों से उत्पन्न होने वाली चिंताओं से बचाने का काम करता है, या उस चिंता को कम करता है। अर्थात वह मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियां, प्रविधियां जिसके द्वारा किसी संभावित खतरे के उद्दीपक या किसी अस्वीकृत उद्दीपकों के द्वारा उत्पन्न होने वाली चिंताओं को कम करता है या खत्म करने का काम करता है, वही युक्तियां क्या कहलाता है, डिफेंस मैकेनिज्म। अर्थात आपको कोई थ्रेट है, कुछ ऐसे सिचुएशन आपके साथ घट रहा है जिसके कारण आपके सेल्फ स्टीम पर या आपके समाज में आपकी जो वैल्यू है उस पर कुठाराघात हो सकता है, उस पर जो है दाग लग सकती है। तो उस दाग से बचने के लिए जो अनकॉन्शियसली आप काम करते हैं, दैट इज नोन एज डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म आर साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज brought into play
by the unconscious mind to manipulate, deny or distort reality in order to defend against feeling of anxiety and unacceptable impulses and maintain oneself schema or other schemas. Means through defense mechanism we protect ourselves from the id impulses और वी मैनिपुलेट रियलिटी, जो हमारे सामने रियलिटी है, जो वास्तविकता है, उस वास्तविकता को हम क्या करते हैं, उसमें हेर फेर कर देते हैं, उसमें परिवर्तन कर देते हैं और या उस चीज को नकार देते हैं या आप उसको तोड़ मरोड़ देते, उसको डिस्टोर्ट कर देते हैं फैक्ट्स को। क्यों ऐसा करते हैं? अनकॉन्शियसली करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, खुद को बचाने के लिए, टेंशन को कम करने के लिए। टेंशन को कम, अगर कोई चीज आपके साथ हो जाता है, मान लीजिए आप किसी गर्लफ्रेंड से आपको छोड़ के चली जाती है, तो आप क्या करते हो? उसको कहते हैं वे बेकार थी, पहले चली गई, अब तो जो उसके कारण मैं पढ़ पा रहा हूं आराम से। तो आपने क्या किया? इवन यू स्टिल यू लव हर, बट अनकॉन्शियसली आपने, चूंकि वो नहीं मिली, तो आपने एक तरीका, एक बोल करके आप अपने मन को क्या कर लिए? हल्का कर लिया। आपकी एंजाइटी खत्म हो गया। आप कभी गुस्सा में होते हो तो आप कभी क्या करते हो कि पैर पटक लेते हो, आप पैर को जो है पटक लेते हो, तो उससे क्या हो रहा है? फिजिकली आप क्या करते हैं? अपने टेंशन को रिलीज करने का काम करते हैं। कभी आप नेल बाइटिंग करते हैं। क्यों नेल बाइटिंग करते हैं? नेल बाइटिंग का रीजन क्या है? आप अनकॉन्शियसली एक मैकेनिज्म खोज रहे हैं अपने उन अनकॉन्शियस फीलिंग्स को, जो थ्रेटनिंग है, जो पोटेंशियली हार्मफुल है, उससे बचने के लिए। और इसके कारण आपका जो सेल्फ स्कीमा है, जो स्कीमास है, वो बेहतर हो पाता है। इसकी सबसे आधिकारिक जो वर्क है, इस पर सिगमंड फ्राइड ने बात करी, लेकिन इस पर बहुत अच्छा काम किया उनकी ही बेटी अन्ना फ्राइड ने। तो इस पे रक्षा युक्तियों पे सबसे अधिक काम दिया सिगमंड फ्राइड ने, लेकिन काम किया अन्ना फ्राइड, जो फ्राइड की बेटी थी, अन्ना फ्राइड ने। और सबसे ऑथेंटिक बुक जो 1936 में इस पर इन्होंने लिखा, उस बुक का नाम था द ईगो एंड द मैकेनिज्म ऑफ डिफेंस। The ego and mechanism of defense, इस बुक का नाम था। अन्ना फ्राइड ने 1936 में इसे पब्लिश किया और इन्होंने इन्यूमरेट किया जो 10, इसके फादर सिगमंड फ्राइड ने 10 रक्षा युक्तियां बताया था, उसके बारे में उसको इन्यूमरेट किया, उसको विस्तारित रूप दिया। इसमें था रिप्रेशन, दमन, रिग्रेशन, प्रतिगमन या प्रतिगमन, रिएक्शन फॉर्मेशन, प्रतिक्रिया निर्माण, प्रतिक्रिया गठन, आइसोलेशन, एकांतीकरण, अनडूइंग, नाश करना, छोड़ना, प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण, इंट्रोजेक्शन। इंट्रोजेक्शन का हिंदी होता है अंतःक्षेपण। टर्निंग एज वंस ओन पर्सन, अपने ही लोगों के प्रति विपरीत व्यवहार करना। रिवर्सल इनटू द अपोजिट, विपरीत के प्रति उल्टा। एंड सब्लिमेशन, उदात्तीकरण और डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। इन 10 को इन्होंने सिगमंड फ्राइड ने दिया था। आगे चल करके बहुत नए डिफेंस मैकेनिज्म आया। सिगमंड फ्राइड posited that defense mechanism work by distorting id impulses into acceptable forms or by unconscious or conscious blockage of these impulses. सिगमंड फ्राइड कहता है कि ईड हमारा जो होता है, उसकी इंपल्सेस जो है वो
चाहता है कि कुछ प्राप्त करना, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, लस्ट, एनिमलिस्टिक फीलिंग्स, तो उसको क्या करता है, तोड़ मरोड़ करके ईगो क्या करता है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस रूप से उस ईड को ब्लॉक करता है और ईड को डिस्टोर्ट करके बेहतर तरीके से आपको समाज के सामने में लाने में मदद करता है। और अन्ना फ्राइड कंसीडर्ड डिफेंस मैकेनिज्म एज एन इंटेलेक्चुअल एंड मोटर ऑटोमेटिज्म of various degree of complexity that arose in the process of voluntary or involuntary learning। कहता है कि ये अन्ना फ्राइड कहती है कि ये जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है ये एक बौद्धिक प्रक्रिया है या ऑटोमेटिक मोटर प्रक्रिया है जिसको लर्निंग, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी लर्निंग अधिगम के द्वारा हम प्राप्त करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। और आज जब आप डिफेंस मैकेनिज्म को एक एक करके पढ़ेंगे तो आज आप जिस भी एग्जाम में जाएंगे, खास करके डीएसएसबी के एग्जाम में हर बार डिफेंस मैकेनिज्म से एक या दो क्वेश्चन जरूर रहता है। और जब भी साइकोलॉजी पढ़े या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़े, लेकिन खास करके मनोविज्ञान को जब आप पढ़े तो उसको हर चीज को वास्तविक जीवन से जोड़ के देखें, उन एग्जाम्पल्स से जोड़ के देखें, इमेजिनेशन करें, तो आप साइकोलॉजी को बेहतर तरीके से व्यवहारिक रूप में समझ पाएंगे। तो एक एक करके हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हम जिस रक्षा युक्ति की बात करेंगे उसका नाम है डिनायल, नकारना, डिनाई करना, डिनायल, not accepting the ego threatening truth, not accepting the ego threatening truth। जो आपके ईगो को थ्रेट कर रहा है, जो आपको ईगो को के लिए खतरा है, उस चीज को आप मानने से जब मना कर देते हो तो वो कहलाता है डिनायल। डिनायल इज द रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट रियलिटी। वास्तविकता को जब आप मानने से इनकार कर देते हैं, कोई तथ्य को मानने से इनकार कर देते हैं, एक्टिंग एज इफ अ पेनफुल इवेंट, थॉट और फीलिंग डिड नॉट एग्जिस्ट व्हाइल बीइंग अपरेंट टू अदर्स। When something is apparent to others, everyone is known, it is a fact, it happened already, but still you denying this is known as nakarna or denial। It is considered one of the most primitive because characteristics of early childhood development, and it is considered as the most primitive, सबसे पुराना और जो मूलभूत रूप से पाया जाता है, क्योंकि ये बच्चे की चाइल्डहुड से होता है। बचपन जब उसका शुरू होता है, बचपना अवस्था, तभी से वो बहुत सारी चीजों को गलती उससे हो जाती है। अगर मान लो कि वो खेल रहा है और कोई शीशे का बर्तन है या कुछ गिर जाता है और आप पूछते हो क्या हुआ, तो कहता नहीं मेरे से नहीं हुआ। जस्ट वो क्या करता है, उस चीज को नकार देता है, इवन दो यू नो दैट it happened due to him or her, but still the child deny that। it is a primitive, very primitive denial, नकारना, किसी चीज को मना कर देना। अब मान लो आप किसी के साथ आपका अफेयर है, सभी जानता है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछता तो आप कहते हो नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, नकारना, नकार देना। इसी तरह आप एक और एग्जांपल देखिए, आप कभी एग्जाम देते समय चीटिंग कर रहे हैं किसी को, बहुत आपने देखा होगा आपके लाइफ में इस तरह की चीजें होते हुए। प्रोफेसर या टीचर जब उसका चीट पकड़ लेता है, उसका पर्ची पकड़ लेता है, तो वो तुरंत कहता नहीं सर ये मेरा नहीं है, सर गलती से किसी ने फेंक दिया था। वो जानता है उसी का है, लेकिन वो अपने को उस समय डिफेंड करने के लिए जो उसके माइंड में तरीका आता है, आप मिला लीजिए सर मेरे कॉपी से, ये मेरे से मैच नहीं कर रहा है, दैट इज द डिनायल, नकार देना। कभी कभी एक माँ बाप, उसका बेटा मान लीजिए ल्यूकेमिया का शिकार है और उसके कारण वो ब्लड कैंसर है उसको, और वो अवेयर है कि उसका क्या होने जा रहा है, उसके डायग्नोसिस के बारे में, उसके जो पेशेंट के बारे में सब कुछ पता है, स्टिल देयर इज अ होप।
वो डिनाई करता है, ऐसा नहीं होगा, मेरा बच्चा जिंदा रहेगा. इट इज अ डिनायल. इवन यू आर अवेयर अबाउट इट, यू जस्ट रिफ्यूज द रियलिटी. आप देखे होंगे कई बार आपके घर में मान लीजिए कोई डेथ कर जाता है और आप जैसे फोन आता है तो पता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है. मीन्स वो हो चुका है, बट वी डिनाई दैट इज नोन एज डिनायल. एक एग्जांपल आप लीजिए, डीएसएसबी में भी पूछा गया है उसको कि एक लेडी क्या करती है, डाइनिंग टेबल पर डेली खाना लगाती है, अपने सारे फैमिली मेंबर्स का लगाती है, और उसका पति मर चुका है, फिर भी वो क्या करती है, कुर्सी के सामने एक थाली लगा देती है. मीन्स उस रियलिटी को वो अभी भी स्वीकार नहीं करी. दैट इज नोन एज डिनायल, नकारना. आप इससे अब अवेयर हो गए होंगे कि डिनायल जो है क्या है. डिनायल के बारे में आप दूसरा है डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट को हम विस्थापन या प्रतिस्थापन कहते हैं. प्रतिस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, एक जगह से दूसरे जगह जाना. डिस्प्लेसमेंट अगर आप फिजिक्स पढ़ते होंगे, अगर कोई व्यक्ति एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है, मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है, तो वो उसका विस्थापन कहता है, जिसमें दिशा और मात्रा दोनों होती है. तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट redirecting one's feeling towards another person or object. Means redirecting the thought, feelings and impulses directed at one person or object but taken out upon another person or object. Redirecting. Your source of anxiety is someone else, but this anxiety created frustration, and this frustration is redirected on another person that are less threatening, on another object that is less threatening, often displaced on less threatening things. अब ये देखिए, आप ऑफिस में हैं, बॉस ने आपको कुछ बोल दिया, आप क्या करते हैं? आप बॉस आपसे सुप्रीम है, अगर बॉस से बहस करेंगे आपका एसीआर खराब हो जाएगा, आपका जो एनुअल अप्रेजल रिपोर्ट है वो गड़बड़ हो जाएगा. आप उसे कुछ नहीं बोल सकते, वो सुप्रीम है, आपसे ऊपर है, आप उसके अंदर काम करते हैं. तो वहां से जो एंजाइटी अराइज हुआ वो आपके अंदर में खलबली पैदा की. अब उसको आप क्या करते हैं, जब आप घर आते हैं, आपकी पत्नी आपसे बात करते हैं, तो आप उससे झल्ला के बात करते हैं या उससे झगड़ना शुरू कर देते हैं. देखिए किस तरह से वर्क प्लेस का आपके बिहेवियर पर असर पड़ता है. आप जब इकोलॉजिकल थ्योरी पढ़ेंगे, उरिक के इकोलॉजिकल थ्योरी, वहां दिखाता है कि किस तरह वर्क प्लेस का असर आपके व्यक्तित्व पर पड़ता है और वो आपके पूरे डेवलपमेंट को कैसे प्रभावित करता है, आपके बच्चों के व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करता है. सो कि आप मान लीजिए कि स्कूल में काम कर रहे हैं, यू हार्ड वर्किंग, आप बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत अच्छे तरह से टीच करते हैं, बच्चे आपसे खुश होते हैं, लेकिन आपका प्रिंसिपल, आपका जो है कोई ऑफिसर आता है और आपको बहुत सारा डायरेक्शन देता है, ऐसे पढ़ाओ, ऐसे करो, ऐसे करो. अब क्या होता है कि आप आते हो ये सुन करके, इवन यू आर वेरी आइडियल टीचर, यू आर वेरी लेबोरियस टीचर, you have a good track record, even though the officers and principal there, because you are subordinate to them, they give some direction to you. तो आप उसमें क्या करते हो? अब ये सुन के आता है, आपको गुस्सा आता है, आप आते हो क्लास में और जो है आप अपनी फाइल पटक देते हो या बुक पटक देते हो और बैठ जाते हो और कहते हो कि पढ़. आप उस फ्रस्ट्रेशन को वहां ना निकाल करके आप कहां कर रहे हो? क्लासरूम में निकाल रहे हो. समटाइम आपकी पत्नी आपसे ज्यादा मजबूत है और आपको क्या करती है, आपका चलता नहीं उसके सामने, तो आप वहां कुछ नहीं कर सकते. तो आप क्या करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट, आप टीवी तोड़ देते हैं, आप टीवी को फोड़ देते हैं, या आप कोई सामान को जो तोड़ देते हैं. तो ये जो आपका तरीका है, ये डिस्प्लेसमेंट है.
विजय में टेक हिज एंगर टू अनदर किडो बुले। और इसीलिए कहा जाता है अगर आप मान लीजिए घर में कोई बच्चा पीटता है माता पिता से, तो उन बच्चों में यह प्रवृत्ति होती है कि वो स्कूल आने के बाद दूसरे बच्चों को भी पीटना शुरू करता है। या आप अपने क्लास में किसी बच्चे को पीटेंगे, अगर उसको गलत कहेंगे, तो इसका रिपरकशन क्या होता है वो आपको नहीं कर सकता है, तो आप उसके लिए जो लेस थ्रेटनिंग सिचुएशन होगा उस पर वो क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस करेगा, विस्थापित करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट शुड बी अवॉइडेड एंड वी शुड हैव टू डिवाइस डिफरेंट और अल्टरनेटिव मैकेनिज्म बाय व्हिच वी कैन मेक द डिसिप्लिन इन क्लासरूम। उस सेल्फ डिसिप्लिन की प्रवृत्तियां की बात कर रही है, कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं देना चाहिए। फ्राइड फेल्ट दैट displacement was the most satisfactory way to handle aggressive and sexual impulses। अपने एग्रेशन को निकालने का और हमारी जो सेक्सुअल इंपल्सेस है उसको निकालने का जो एक सबसे बेहतर तरीका है डिस्प्लेसमेंट। इफ आई एम नॉट एबल टू डू दैट थिंग विथ समवन, वी use the different way by which we can relieve ourselves, that is displacement। प्रतिस्थापन, विस्थापन, बहुत ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं कर सकते हैं, हम जो चाहते हैं तो हम उसको अलग तरीके से विस्थापित कर देते हैं, विस्थापन कहलाता है। अब चलिए प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन को प्रक्षेपण कहते हैं। प्रोजेक्शन को प्रक्षेपण कहते हैं। आप प्रोजेक्टर देखे होंगे, प्रोजेक्टर में क्या होता है, जो आपके सीडी में, जो आपके इंटरनल मेमोरी में, जो आपके पेन ड्राइव में, जो आपके लैपटॉप में है, वो उन चीजों को क्या करता है, अंदर की चीजों को बाहर के तरफ, दूसरे वॉल पे प्रक्षेपित कर देता है। प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन। इसमें क्या होता है कि आप अपने अंदर के दोष को, अपनी कमियों को, अपने फीलिंग्स को दूसरे के ऊपर डाल करके अपने को डिफेंड करते हैं, बिलीविंग दैट द फीलिंग वन हैड टुवर्ड्स समवन एल्स आर एक्चुअली हेल्ड बाय द अदर पर्सन एंड डायरेक्टेड एट oneself। It protects us from recognizing our own undesirable qualities by assigning them to other people in an exaggerated amount, giving them what they deserve। अगर आप, जैसे आप कहते हो, आप मान लो अभी के समय में आप देखते हो कि कोरोना के कारण बहुत सारे मजदूर, बहुत सारे गरीब खाना लेते हैं। अब उनकी दयनीय स्थिति है, 3-3, 4-4 घंटे लाइन में लग करके वो खाना लेते हैं। अब और उस खाने को जो है वही चावल और दाल खा रहा है वो कई दिनों से, तो लंबी लाइन लगी रहती है। लेकिन कुछ लोग जिसका उनके प्रति क्या है, घृणा का भाव है, लेकिन अगर उसको वो व्यक्त करेगा तो लोग कहेंगे कि वह अनकाइंड है, इनमें दया नहीं है, तो उसको उसने बेहतर तरीके से, ऐसे लोग क्या करते हैं कि जब कोरोना के कारण जो के समय में ही 3 मई के बाद जब शराब की दुकानें खुल गई तो बहुत सारे लोगों की लाइन थी। तो लोगों ने क्या किया, बहुत सारे लोगों का कमेंट आप देखिएगा कि क्या कमेंट करता है, अरे देखो जो है कल तक खाने के लाइन में लगे हुए थे, आज ठेके के आगे लग गए हैं। यही मतलब कि वो जो खाना मांगने के लिए 3-3, 4-4 घंटे, जबकि वो आज भी उस समय भी वो खाना के लाइन में ही था। उनके कपड़े, उनके जो है वस्त्र, उनके जो है ड्रेस, बहुत डिफरेंस था। लेकिन क्या है कि उसको दिखा रहा है कहने के लिए कि वो वही आदमी वहां खड़ा है। मतलब अपनी अनकाइंडनेस को एक अलग तरीके से प्रोजेक्ट करके दूसरे के ऊपर आरोपित करके कि वो डिजर्व करता है, वो ऐसा ही है इसीलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है। तो ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो आपकी अपनी फीलिंग को दूसरे के ऊपर प्रत्यारोपित करके आपको बचाता है। प्रोजेक्शन इज रियली इज अ फॉर्म ऑफ रेशनलाइजेशन। यह एक तरह से युक्तिकरण की प्रक्रिया है, जो रेशनलाइजेशन है उसी का एक तरीका है। We always see our own unodd mistakes in our opponent। हम अपने दूसरे पर उसको देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई एग्जाम में ये हो जाता है कि सफल नहीं हो पाता है, तो कहता है कि
टीचर ने पढ़ाया ही नहीं था, तो अपनी दोस्त को आपने किस पे मर दिया, एक टीचर के ऊपर मर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया उसके ऊपर अपनी कमी को, तो दैट इज प्रोजेक्शन। अगर एक लड़की किसी के साथ उसका जो है फीलिंग, सेक्सुअल फीलिंग है, और जिसके अब वो क्या करती है, अपने ऊपर उसका दोष ना लेकर कहता है कि वो लड़का मुझे बार बार देखता है, मतलब फीलिंग उसके अंदर है, लेकिन प्रोजेक्ट किसको दोषारोपण दे रहा है कि वो हमारे तरफ देखते रहता है, हमें झांकते रहता है, हमारी बालकनी में आते रहता है, बट रियलिटी क्या है कि वो उसकी तरफ अट्रैक्टेड है, ना कि वो लड़का उसके तरफ। दैट इज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन के बाद ये प्रोजेक्शन क्या है कि प्लेसिंग वंस ओन अनएक्सेप्टेबल थॉट्स ऑन टू अदर्स एज इफ थॉट्स बिलोंग टू देम आर नॉट टू वन सेल्फ। लाइक Rina is attracted to her sister's husband but denies this and believe that the husband is really attracted to her. That is projection. अपनी फीलिंग्स को दूसरे के ऊपर डाल देना। अब बात करते हैं नेक्स्ट, रिएक्शन फॉर्मेशन, प्रतिक्रिया निर्माण। रिएक्शन फॉर्मेशन, प्रतिक्रिया निर्माण, रिएक्शन फॉर्मेशन। प्रतिक्रिया निर्माण की जो प्रक्रिया है वह क्या है आप जानिए। रिएक्शन, प्रतिक्रिया करना। sometimes individual can conceal a motive from themselves by giving a strong expression to the opposite motive। जो उसके अंदर की भावना है उसको कंसील करके और उसी भावना के विपरीत जब हम स्टेटमेंट देते हैं तो वह क्या कहलाता है, रिएक्शन फॉर्मेशन। एक्सप्रेसिंग द ऑपोजिट ऑफ हाउ वन ट्रूली फील्स, जैसा आप महसूस करते हैं उसके विपरीत जब आप बात करते हैं। क्यूट स्टेज इज फ्राइड लेटेंट डेवलपमेंट, ये लेटेंट डेवलपमेंट के समय में डेवलप होना शुरू होता है। आप देखेंगे कि मान लीजिए कोई होमोसेक्सुअल है, दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन सेम सेक्स रिलेशन, लेकिन वही आदमी क्या हो रहा है कि होमोसेक्सुअलिटी की जब बात होती है उसके बहुत अगेंस्ट बोलता है। दैट इज इट इज अ रिएक्शन फॉर्मेशन। ए पर्सन इज हु इज एंग्री विथ हिज कलीग, अगर आप विथ हिज कलीग and actually ends up being particularly courteous and friendly towards them। आप में से बहुत ऐसे लोग देखे होंगे कि आपको कोई पसंद नहीं है और वो डोमिनेटिंग है, उसका वे ऑफ आपके प्रति जो आप वो कमेंट करता है वो अच्छा नहीं है, फिर भी जब वो आपके सामने आता है तो आप बहुत ज्यादा कॉर्टियस होते हैं। ये आप गौर करना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप एक्चुअली पसंद नहीं करते हैं, वास्तविक रूप में आपको एकदम वो 10% भी पसंद नहीं है, लेकिन चूंकि वो डोमिनेटिंग है तो आप उसमें होल्डिंग कैपेसिटी है, तो वो जैसे आपके पास आता है तो आप उसको जो बहुत कॉर्टियस और फ्रेंडली बिहेव करने लगते हैं। समटाइम्स फ्राइटन्स यू सो यू एक्ट सुपर नाइस, वो उससे आपको डर लगता है शायद, और उस डर से बचने का तरीका है कॉन्शियसली आपने निकाला है कि उसके साथ बहुत फ्रेंडली बिहेव करना। समटाइम्स फ्रैटेंस यू सो यू स्नब देम, आप उसको स्नब करते हैं क्योंकि आपको डर लगता है उनसे, आप उसकी गुलामी करने लगते हैं, तो दैट इज रिएक्शन फॉर्मेशन। जैसे आपको आप देखो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कलीग हैं, आपको पसंद नहीं करता है, लेकिन जब आप उसके सामने आओगे आपकी जो है कमियां निकालते रहता है हर जगह, लेकिन जब आपके सामने आता है तो वो क्या करता है, कि आपके बारे में खूब प्रशंसा, आप सर ऐसे हैं, आप में तो ये क्वालिटी है, आप में वो क्वालिटी, मतलब वो क्या कर रहा है, जस्ट रिएक्शन फॉर्मेशन। दे आर नॉट द एक्चुअल, दे जस्ट expressing or behaving opposite to their inner feeling। आप इसको इस तरह से देखना, the sex offender become the great protector of society। आप देखोगे जो सेक्स ऑफेंडर्स हैं, बहुत सारा भारतीय संस्कृति का रक्षक बन के उभरेगा,
जैसे ही कोई होगा, और उनके वास्तविक जीवन में जाओ तो बहुत ही घिनौना प्रवृत्ति के लोग हैं। बहुत सारे ऐसे साधु संतों के, अभी जो है बाबाओं की आप कहानी सुनते ही रहते हैं अक्सर, कि वो मोस्टली सेक्स ऑफेंडर्स है, बट सामने जो उनकी प्रतिक्रिया है, उनकी जो बातें हैं, बहुत अधिक क्या है, अब उसके विपरीत है जो उसका अंदर का आचरण है। दैट इज रिएक्शन फॉर्मेशन, कृत्रिमता होती है इसमें। और इस तरह का अगर हम ज्यादा यूज करते हैं तो इससे हमें फॉल्स पर्सोना की डेवलपमेंट होती है। उसके बाद हम बात करेंगे और अच्छा युक्तियों की। नेक्स्ट है रिग्रेशन। रिग्रेशन, प्रोग्रेशन और रिग्रेशन। रिग्रेशन का अर्थ होता है, रिग्रेशन मतलब प्रतिगमन, प्रतिगमन, पीछे की तरफ मुड़ना, प्रतिगमन, रिडायरेक्ट करना, रिटर्निंग टू एन अर्लियर कंफर्टिंग फॉर्म ऑफ बिहेवियर, फॉलिंग बैक ऑन चाइल्ड लाइक पैटर्न एज अ वे ऑफ कमिंग विथ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। जब आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है तो आप क्या करते हैं, बच्चे की तरह बिहेव करते हैं, तो वह क्या कहलाता है, रिग्रेशन, प्रतिगमन, पीछे की तरफ मुड़ना। Responding to a threatening situation in a way appropriate to an earlier age or level of development, बच्चों की तरह व्यवहार करने लगना। आप देखे होंगे एक कहा जाता बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, कि जो है वो बूढ़ा होने लगता है, लेकिन देखोगे कई ऐसे लोग हैं तो आप वो एंजाइटी है कि वो एजेड हो रहा है, तो उस अपने एज को छुपाने, उम्र को छुपाने के लिए ऐसे लोग क्या जिम जाना शुरू कर दिया, आप स्पाइकी बाल रखना शुरू कर दिया, आप जीन्स और जो है टी शर्ट वो भी रेड और येलो कलर का पहनना शुरू कर दिया। बहुत ऐसे उम्रदराज लोगों को आपने देखा होगा जो उम्र के अप्रोप्रिएट आप जैसा देखते हो उस तरह का उसका जो है ड्रेस सेंस नहीं है। मीन्स आप ऐसे जो है औरतों को, ऐसे मर्दों को भी देखे होंगे। मीन्स इट इज अ रिग्रेशन, जो थ्रेटनिंग सिचुएशन है आने वाले उम्र का, उससे जो बचने के लिए अनकॉन्शियसली ऐसे बिहेव करते हैं। बहुत सारे बड़े लोगों को देखोगे बच्चों की तरह टेंट्रम दिखाने के लिए जो तामझाम दिखाता है, बच्चों की तरह रोना शुरू, कूदना शुरू कर देता है। दैट इज रिग्रेशन। आप अपने माँ के सामने अगर कोई गलती हो जाती है तो उससे बचने के लिए आप क्या करते हो, जो बच्चों की तरह बिहेव करने लगते हो, दैट इज रिग्रेशन। 4-year-old राजू start to wetting his bed after his parents bring home a new baby। जब वो एक छोटा बच्चा आता है और उसको देखता है कि वो आने के बाद उसका प्यार बढ़ जाएगा, तो वो क्या करने लगता है, वह भी अपने बेड को गीला करना शुरू कर देता है। ड्यू टू प्रेशर ऑफ कॉलेज टॉम स्टार्ट सकिंग ही। क्या होता है कि कॉलेज में जो है का जो प्रेशर है उसके कारण जो बहुत सारे बड़े लोगों को थंब सकिंग करने का आदत देखे होंगे। ये थंब सकिंग कब होता है, बचपन में होता है। रिग्रेशन है, स्लीपिंग टू एन अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट व्हेन फेस्ड विद स्ट्रेस, दैट इज रिग्रेशन। पीछे मुड़ करके देखना, बचपन जैसा व्यवहार करने लगना ही क्या कहलाता है, रिग्रेशन। ध्यान रखिएगा, आपको एम्पल एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं। अब चलते हैं, नेक्स्ट है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन मतलब क्या हुआ, रीजन प्रोवाइड करना, युक्तियां देना। रेशनलाइजेशन, युक्तिकरण, युक्तिकरण, रेशनलाइजेशन, मेकिंग एक्सेप्टेबल एक्सक्यूजेस फॉर अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। जो आपके अनएक्सेप्टेबल, कोई आपने गलत काम किया है और उसके लिए जब आप क्या करते हो कि एक्सेप्टेबल रीजंस, एक्सक्यूजेस आप प्रोवाइड करना शुरू कर देते हो, रीजंस, तर्क देना शुरू कर देते हो, तो आप क्या कर रहे हो, अनकॉन्शियसली रैशनलाइजेशन कर रहे हो। एक बच्चा कोई गलत काम कर लेता है और वो आता है तो उसके मम्मी पापा डांटते हैं, तो वो क्या कहता है, भैया भी तो कर रहे थे। मींस रीजन इज प्रोवाइडेड, भैया was doing so, I have done that. That is rationalization, युक्तिकरण की प्रक्रिया है, रीजंस देने की प्रतिक्रिया है। आपका रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ तो आप क्या करते हो, रीजन देते हो। इस बार एग्जाम के बहुत क्वेश्चन बहुत टफ हुआ, मोस्टली बच्चे 70% से कम लाए और इसीलिए मेरा भी 70% के आसपास है। यू प्रोवाइडिंग रीजंस, तर्क, रीजनिंग, व्हाई दैट हैपेंड, इट इज ड्यू टू दिस
is known as rationalization. Assigning logical or socially desirable motives to what we do so that we seem to have acted rationally. जैसे वो आप कहानी सुने होंगे कि जब वो अंगूर खट्टे हैं, जब आपको अंगूर नहीं मिल पाता है तो आप क्या करते हैं, कहते हैं कि जब आप अपने गोल को, लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो आप लक्ष्य को ही क्या कर रहे हैं कि गड़बड़ है। तो अंगूर खट्टे हैं is a rationalization, giving reasons why I have not plucked the grapes. It is our disappointment when we fail to reach a goal. ये हमें हमारे डिसअपॉइंटमेंट को, हमारा जो एक फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होता है जब हमारे लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो वहां हमें क्या करता है, थोड़ा सा ईज देता है। रीजन देने के बाद आपको थोड़ा सा मन में, यार मैं बीमार नहीं पड़ता तो जरूर मेरा हो जाता, 2 नंबर से ही बच गया। ये रीजन आपको क्या करता है कि जब गोल को नहीं पहुंच पाते हैं तो आगे फिर से तैयार हो पाए आप मनोवैज्ञानिक रूप से, इसके लिए रीजन देता है। इट गिव्स यू एक्सेप्टेबल मोटिव फॉर योर बिहेवियर, मेकिंग एक्सक्यूजेस। आई फेल्ड बिकॉज माई टीचर हेट्स मी। आप कहते हैं कि मैं रेस जीत जाता लेकिन मैदान ही गीला था, जबकि वास्तविक रीजन ये नहीं था। आपसे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उसी फील्ड पर दौड़ करके सफलता प्राप्त करी भीगे हुए पर ही। इसका मतलब है कि आपकी प्रयास में कमी थी। तो अपने प्रयास की कमी को आप तर्कों से जब ढक देते हैं तो वह कहलाता है रैशनलाइजेशन। इट अकर्स व्हेन we tell an element of truth but deny the larger truth of the matter. आप क्या करते हो कि एक छोटा सा ट्रूथ बताते हो जबकि लार्जर जो पिक्चर है उसके पीछे के रीजन को नहीं बता करके उसको ढकने का प्रयास करते हो तर्क के द्वारा। वह कहलाता है आपका युक्तिकरण, युक्ति देना, रीजंस देना। अब चलते हैं नेक्स्ट, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, उदात्तीकरण। सब्लिमेशन का हिंदी होता है उदात्तीकरण। लार्जर चीज करना, अच्छा चीज करना, उदात्तीकरण, उच्च बना देना, सब्लिमेशन। चैनलाइजिंग द अनएक्सेप्टेबल थॉट्स, बिहेवियर्स, फीलिंग्स into acceptable one is known as sublimation. So it is known as most positive way of a defense mechanism. It's the best defense mechanism as per the mechanisms we have discussed earlier. Sublimation channelizing one's frustration to a different goal. Sometimes a healthy defense mechanism, turning socially unacceptable urges into socially acceptable behavior. You are very aggressive. Aggression is not a proper behavior. लड़ना आप अच्छा चीज नहीं है, लेकिन अगर आप उस लड़ने, फाइटिंग के जो आपके इंस्टिंक्ट है उसको आप क्या करते हो, कन्वर्ट कर देते हो। किस चीज में कन्वर्ट कर देते हैं कि आप मार्शल आर्ट सीख लेते हैं, आप ताइक्वांडो सीख लेते हैं, आप कुंफू सीख लेते हैं, आप वुशु सीख लेते हैं। मींस आप उस एनर्जी को एग्रेशन के एनर्जी को कहां चैनलाइज कर दिया, सोशली एक्सेप्टेबल स्पोर्ट्स और एथलेटिक इवेंट में। तो इस तरह से आपने अपनी एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया। आपने देखा होगा कि कालिदास के कई रचनाओं में जो है काम और सेक्सुअल चीजों को डिपिक्ट किया गया। आगे की कई रचनाओं में आपको मिले कई जो है राइटर्स, कई पेंटर्स, वो अपने अंदर के चीजों को क्या करता है, सब्लिमेट कर देता है प्रोज के रूप में, पोएट्री के रूप में, पेंटिंग्स के रूप में। तो उनके अंदर का जो एनर्जी है, जो सोशली अनएक्सेप्टेबल था, उसको सोशली एक्सेप्टेबल और डिजायरेबल में कन्वर्ट कर दिया। दैट इज नोन एज सब्लिमेशन।
कन्वर्ट करना, एनर्जी को चैनलाइज करना। Channelizing of our unacceptable or potentially disruptive impulses, thoughts and emotion into socially acceptable behavior. Dealing with emotional stresses by using energy in other usually constructive activities. So, ये आपको बेहतर एक इंसान बनाने में मदद करता है और ये अनकॉन्शियस होता है ये सारा। अब चलते हैं रिप्रेशन की बात करते हैं। रिप्रेशन, दमन। रिप्रेशन क्या है कि रिप्रेशन इज द अनकॉन्शियस ब्लॉकिंग ऑफ, याद रखिएगा, अनकॉन्शियस, अचेतन ब्लॉकिंग ऑफ अनएक्सेप्टेबल थॉट्स, फीलिंग्स एंड इंपल्सेस। जो फीलिंग है, जो इंपल्स है, जो अनएक्सेप्टेबल है, उसको ब्लॉक करने की जो तरीका है अनकॉन्शियसली, मैं बार बार इंफेसिस कर रहा हूं, इज नोन एज रिप्रेशन। ईगो excludes from the consciousness all the psychological contents which it cannot fit in harmoniously. इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। रिप्रेशन, दमन करना, किसी चीज को दफन कर देना, किसी मेमोरी को जो अनवांटेड था, जो आपके साथ हुआ है, उसको क्या करना, उस पर मिट्टी डाल देने की जो प्रक्रिया है, उसे ही हम क्या कहते हैं, रिप्रेशन कहते हैं, उसी को दमन कहते हैं। दो तरीके से होता है। प्राइमरी रिप्रेशन, क्या, दो रिप्रेशन होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी रिप्रेशन में क्या होता है, प्राइमरी, प्राथमिक दमन, इसमें हम क्या करते हैं, जो ख्याल आता है, जो आपकी फीलिंग्स जनरेट होती है, उसके चेतन में आने से पहले ही आप उसको रोक देते हो, ब्लॉक कर देते हो। दैट इज नोन एज प्राइमरी रिप्रेशन। Curbing the ideas and feelings before they have attained consciousness. आपको किसी के प्रति गलत ख्याल आ रहा है और लेकिन उस ख्याल को आप दबा देते हो, वह क्या कहलाता है, रिप्रेशन। और सेकेंडरी रिप्रेशन क्या होता है, एक्सक्लूडिंग फ्रॉम अवेयरनेस व्हाट वंस एक्सपीरियंस्ड एट द कॉन्शियस लेवल। जो कभी चेतन लेवल पर आपके साथ हुआ है, आपके घर में आपका किसी ने सेक्सुअल हरासमेंट किया है, आपको ह्यूमिलिएट किया है, आपके साथ मारपीट करी है, या आपके साथ कोई गलत घटना घटी है, तो उसको कॉन्शियसनेस में हुआ था, अब उसको फिर से वो कॉन्शियसनेस में ना आए, उसको क्या करते हैं, अवेयरनेस से बाहर निकाल देने की जो प्रक्रिया है, रिप्रेशन। और ईड को कंट्रोल करने के लिए सबसे अधिक यूज होने वाली जो रक्षा युक्ति है, दैट इज नोन एज रिप्रेशन। रिप्रेशन इज द बेसिक एंड मोस्ट इंपोर्टेंट मेमोरीज दैट इवोक, मोस्ट इंपोर्टेंट अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड, की सबसे बेसिक, बुनियादी और सबसे महत्वपूर्ण है। मेमोरीज दैट इवोक शेम, गिल्ट और सेल्फ डेप्रिसिएशन आर ऑफन रिप्रेस्ड। फ्राइड बिलीव दैट रिप्रेशन ऑफ सर्टेन चाइल्डहुड इंपल्सेस इज यूनिवर्सल। हर के साथ होता है जीवन में, जो बचपन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है, उसको हम क्या करते हैं, रिप्रेस कर देते हैं। अब देखिएगा, रिप्रेशन और सप्रेशन, दमन और शमन में क्या अंतर है। रिप्रेशन हमेशा अनकॉन्शियस होता है और सप्रेशन कॉन्शियसली, एफर्टली, जब आप किसी चीज को दबाते हैं, कंट्रोल करते हैं, डेलिब्रेट, सेल्फ कंट्रोल, कीपिंग इंपल्सेस and desires in check or temporarily pushing aside painful memories is known as individually are very aware about these things. Suppression में जो होता है वो awareness होता है, conscious level पर होता है, हम उस समय भी चीजों को avoid करते हैं, लेकिन repression unconscious होता है। तो repression पे आ गए। अब बात करते हैं identification की। आइडेंटिफिकेशन को कहते हैं तादात्म्यकरण। आइडेंटिफिकेशन, ट्राई टू बिकम लाइक समवन एल्स टू डील विथ वंस एंजाइटी। आप क्या करते हैं, द अनकॉन्शियस मॉडलिंग ऑफ वन सेल्फ अपॉन अनदर।
पर्सन्स कैरेक्टर एंड बिहेवियर। अब अनकॉन्शियसली आपको पता भी नहीं होता है, आप क्या करते हैं, दूसरे के जो है बिहेवियर को, दूसरे के वैल्यूज को अपने में इनकलकेट कर लेते हैं। अब आप देखोगे कि इसमें दो तीन चीजें होती है। एक तो आप दूसरे को मॉडल करने लगते हो, या आप जिसे अपना मानते हो, जिसको अपना मॉडल मानते हो, ऐसे पीपल को, ऐसे ग्रुप को, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को आप क्या करते हो, उसकी सक्सेस को से आप खुद सेटिस्फैक्शन पाते हो, आइडेंटिफिकेशन करते हो। आपने एक चीज ऐसे समझो कि आप देखोगे कि कुछ लोग ऐसा करता है, कोई सक्सेसफुल आदमी है, ये तो मेरे गांव का है, मेरा गांव ऐसा है, मेरा विलेज ऐसा है, मेरा शहर ऐसा है। तो आप क्या कर रहे हैं, अपने को तादात्म्य स्थापित कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट से, किसी जगह से। अगर मान लीजिए कहता है कि हरियाणा में कुछ नहीं हो रहा है, तो आप देखोगे कि हरियाणा का जो आदमी होगा वो तुरंत ये बात कहेगा, आइडेंटिफाई करेगा कि जितने भी ओलंपिक में पदक आ रहे हैं मोस्टली तो वहां से आ रहा है। एक बिहार का बंदा देखोगे कि बिहार तो बेकार है, जैसे वो कहेगा तो वो अपने को डिपेंड आइडेंटिफाई किससे करेगा कि सबसे अधिक आईएएस और आईपीएस वहां से आते हैं। तो इस तरह से आप देखोगे कि अरे वहां का जो कमिश्नर है वो मेरा पड़ोसी है, मेरे चाचा है, भले चाचा नहीं होंगे, वो पड़ोस का हो सकता है। तो आप आइडेंटिफाई करते हो जो श्रेष्ठ होता है, जो बेहतर होता है, उसको अपने साथ तादात्म्य स्थापित करते हो, उसे ही आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है। आइडेंटिफिकेशन तादात्म्यीकरण कहलाता है हिंदी में। कंपनसेशन, आइडेंटिफिकेशन, तादात्म्यीकरण, और उसके बाद आता है कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति भी एक मैकेनिज्म है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति अपने एक कमी की पूर्ति के लिए अपने दूसरे पक्ष को मजबूत करने का कोशिश करता है। अब अगर कोई आदमी पढ़ने में अच्छा नहीं है तो वो क्या करेगा, एथलेटिक इवेंट में उस कमी को पूरा करता है। या अगर कोई आदमी देखने में अच्छा नहीं है तो अपने को बेहतर बनाने के लिए वो बहुत अधिक जिम करता है और बॉडी मसल्स बनाता है टू गेट रिकॉग्निशन। आप स्कूल में देखेंगे, क्लास में देखे होंगे, कहा जाता है बच्चों के सेल्फ स्टीम को संतुष्टि प्रदान करना चाहिए। अब होता क्या है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो आपके स्कूलों में बच्चे आते हैं, कुछ जो ऐसे इलाकों से, पिछड़े इलाकों से आते हैं, उनको देखेंगे डिफरेंट कलर्स के जो है बैंड्स वगैरह पहने हुए। क्यों वो ऐसा करते हैं? क्योंकि पढ़ाई में वो अच्छे नहीं है, तो वो क्या करता है, दूसरे तरीके से अपने को कंपनसेट करके रिकॉग्निशन पाने की इच्छा जाहिर करते। कंपनसेट करना, जो आदमी एक चीज में अच्छा नहीं है दूसरे चीज में वो बेहतर करता है। आप गर्ल इज नॉट वेरी स्वीट और प्रीटी और शी कैन नॉट डू मॉडलिंग, तो वो क्या कर रहा है, उसको कंपनसेट करने के लिए बहुत अधिक पढ़ाई करके बेहतर जॉब के तरफ जाती है। तो वो कंपनसेट करना, और ये अनकॉन्शियसली होता है। एन अटेम्प्ट टू मेक up for deficiency by directing his energy to another aspect of one's personality in which no deficiency exists is known as compensation. It is a psychologically counterbalancing perceiving weakness by emphasizing strength in other areas. एक एरिया की कमी को दूसरे एरिया में आप कंपनसेट करते हैं तो वो कहा जाता है कंपनसेशन। अगर आप ये नहीं कर पाते तो आप दूसरे तरीके से, आपको अगर लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं तो आप दूसरे तरीके अपनाते हैं टू गेट द रिकॉग्निशन। सो यू आर कंपनसेटिंग बाय अनदर वे to developing another areas by which you can get the recognition as same the other person is getting recognition from the organization or from the different person. Next है humor. humor भी एक तरह से हास्य भाव। हास्य भाव भी क्या है, एक तरह से यह हास्य भाव।
अनकॉन्शियस थॉट है, कैपेसिटी टू नॉट टेक oneself too seriously, as in accepting one's shortcomings and talking about in a socially accepting way. Sigmund Freud कहता है कि Freud suggested that humor can be regarded as the highest of these defense process. Defense mechanism highest level है. Means ऐसी चीजों पर हंसना, mature humor allows individual to look directly at what is painful. क्या दर्द है, कहाँ दर्द है, उसको व्यक्त करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है हास्य. और हास्य को लिखना, हास्य को जो बताना एक गंभीर विधा है, और इसीलिए खुद पे हंस पाना, खुद पर जोक करना इज अ डिफेंस मैकेनिज्म. एंटीसिपेशन इज ऑल्सो अ डिफेंस मैकेनिज्म. एंटीसिपेशन मतलब होता है प्रत्याशा. एंटीसिपेशन में हम क्या करते हैं, डीलिंग विथ stresses by anticipating consequences and feeling associated with possible future events and considering realistic solution. कि ऐसा होगा, what will happen in the future, you just imagine right now and you just act on to protect yourself for future consequences. You will getting old, so think ahead and plan your retirement wisely is an anticipation, and it is also an unconscious effort or defense mechanism. कि what will happen we don't know, so we have to do something for ourselves to protect ourselves. Fantasy is also a defense mechanism. Fantasy, कल्पना करना. Fantasy, dreaming, कल्पना करना. Imagining instead of living in the present, present में ना रह करके कल्पना के दुनिया में खोए रहना, because you don't feel competent to achieve. Pretend करते हैं, ऐसा करने की कोशिश करते हैं. अब ऐसे बहुत सारे लोगों को देखे होंगे कि वो वास्तविक दुनिया में नहीं रहते हैं, वो सफलता के लिए प्रयास नहीं करते हैं. ये मेकिंग अप स्टोरीज बनाते हैं अबाउट हाउ सक्सेसफुल यू आर, रादर देन वर्किंग ऑन योर सक्सेस. अपनी सक्सेस पर काम ना करके डे ड्रीमिंग करते हैं, ऐसा होगा तो ऐसा कर लेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा कर लेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा कर लेंगे, लेकिन करेंगे कुछ नहीं. कल्पना के दुनिया में हवाई किले बनाते रहने की जो है, वो ऐसे लोग फैंटेसी की दुनिया में ज्यादा रहते हैं. यू गेट स्टक इन टू फैंटेसी rather than using your talents to become successful. और ये ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग देखोगे कृत्रिम रूप से कहेगा कि मेरा रिजल्ट आ गया है. आपको एक जो है रिसेंट बताता हूं कि एक घटना घटी, हम लोगों ने भी उसको फेसबुक पर शेयर कर दिया कि एक बच्चे ने कहा कि मेरा जो है एनडीए में हो गया सिलेक्शन. अब वो एक फॉल्सहुड क्रिएट कर रहा है, वो फैंटेसी की दुनिया में खोते जा रहा है. डिफेंस मैकेनिज्म का जो सही तरीके से यूज नहीं हो रहा है. देखिए अब उसके कारण वो क्या करता है, आर्टिफिशियल पेपर बना लेता है, उसमें एनडीए के जो है अब रिजल्ट में अपना जो है मैनिपुलेट करके रिजल्ट अपना नाम डाल देता है, लोगों को दिखा देता है, फेसबुक पर शेयर कर देता है. बट रियली he was not working to get into the NDA, but just creating a falsehood or fantasy. तो ये कल्पना की दुनिया में खोना, काम नहीं करना, बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे. तो वो कहलाता है फैंटेसी. फैंटेसी के दूसरे भी है कि अगर बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको हम नहीं पा सकते हैं, तो कल्पना के द्वारा हम उसकी पूर्ति करते हैं और संतुष्टि को पाते हैं. उसके अलावा भी बहुत सारे हैं. इंट्रोजेक्शन एक प्रक्रिया है, इंट्रोजेक्शन अंतःक्षेपण कहते हैं, जिसमें दूसरे की वैल्यू और दूसरे के चरित्रों की जो सिग्निफिकेंट पर्सन है उसको अपने चरित्र में इनकॉर्पोरेट करने की जो कोशिश करते हैं, तो वह कहलाता है इंट्रोजेक्शन. एक्सेप्टिंग अनदर पर्सन्स एटीट्यूड, बिलीव्स एंड वैल्यूज एज
वंस ओन, दूसरे की वैल्यूज को, दूसरे के चीजों को अपने में अपनाना। बहुत सारे लोगों को देखे होंगे कि किसी आदमी से प्रभावित हो जाते हैं तो उनके प्रभाव में आकर के उनके जैसा बिहेव करना, उनके वैल्यूज को अपने में इनकलकेट करना, वो कहलाता है इवन ही वो उस चीज को लाइक नहीं करता है। अब देखोगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको अब टिकटॉक या इन चीजों में पसंद नहीं है, लेकिन उसका साथ का कोई आदमी उस टिकटॉक पे आ रहा है और वो ऐसा काम कर रहा है, तो उसको देख करके अगर वो भी उस तरह से बिहेव करने लगता है, इवन दो he or she dislikes this type of activity and he started to behave or imitate that thing, then it is known as introjection. इन दूसरे की चीजों को अपनाने लगना, that is introjection, is a defense mechanism. तो इस तरह से आप देखोगे कि डिफेंस मैकेनिज्म कई तरीके के हैं। एक लिस्ट है, मैंने बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म को आपके साथ एग्जांपल के साथ रखा। इसको 4 डिवीजन किया गया। नार्सिस्टिक कहते हैं ऐसे चीजों को जो आत्ममुग्धता देता है, तो उसमें जो नार्सिस्टिक एक्टिविटीज है, नार्सिस्टिक डिफेंस मैकेनिज्म है, उसमें क्या क्या आता है? प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण, डिनायल, नकारना, और स्प्लिटिंग, खंडित करना, स्प्लिटिंग। उसके बाद इमेच्योर और परिपक्व जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है उसके अंतर्गत आता है ब्लॉकिंग, रिग्रेशन, सोमेटाइजेशन एंड इंट्रोजेक्शन, हम पढ़ चुके हैं मोस्टली को। एंजाइटी के अंदर जो आता है उसमें आता है डिस्प्लेसमेंट, रिग्रेशन, आइसोलेशन ऑफ इफेक्ट, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, एक्टिंग आउट, रेशनलाइजेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन, अनडूइंग, पैसिव एग्रेसिव एंड डिसोशिएशन। ये सारे एंजाइटी से प्रोड्यूस होता है। और बाय मैच्योर, परिपक्व में ह्यूमर है, सब्लिमेशन है और सप्रेशन है। सप्रेशन मोस्टली कॉन्शियस होता है, रिप्रेशन अनकॉन्शियस होता है। अब लास्ट बट नॉट लिस्ट, क्या डिफेंस मैकेनिज्म का यूज सही है या गलत है? इस पर कोई एक सीधा सा सवाल का जवाब यस या नो नहीं हो सकता है। डिफेंस मैकेनिज्म में रिजल्ट इन हेल्दी और अनहेल्दी consequences depending on the circumstances and frequency with which the mechanism is used. कितना आप यूज करते हैं और किस परिस्थितियों में यूज करते हैं। कुछ परिस्थितियों में डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करना आपको आपके ईगो को बचाता है, तो उसका उपयोग करना चाहिए। आपको आप अपने हर चीज के लिए सेंटर अपने को नहीं मानते हैं। जितने भी कमियां हैं उसके लिए केवल आप खुद को जिम्मेदार नहीं मानते हैं, दूसरे चीजों को जिम्मेदार ठहराते, तो आपका ईगो बचा रहता है। लेकिन अगर आप उसका उपयोग नहीं करेंगे और हर चीज के लिए अपने को जिम्मेदार मान लेंगे, तो आप में सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप होना शुरू हो जाएगा और आप में अवसाद, फ्रस्ट्रेशन, इस तरह की जो मानसिक बीमारियां वो उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। सो टू डिफेंड योरसेल्फ फ्रॉम द सुसाइडल, फ्रस्ट्रेटिंग और एंजाइटी और जो स्ट्रेस सिचुएशंस, यू मस्ट यूज डिफेंस मैकेनिज्म। बट वेरी ऑफन, हमेशा अगर आप यूज करेंगे, बार बार यूज करेंगे, हर चीज के लिए दूसरे पर दोषारोपण करेंगे, तो आप अपने गोल से भटक जाएंगे, आप बेहतर काम नहीं कर पाएंगे। सो जुडिशियस यूज ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इज नीडेड, otherwise you develop split personality, mental disorder, suicidal tendency. So judicious use is prescribed. Healthy people normally use different defense mechanisms throughout their life. Defense mechanism become pathological only when its persistent use leads to maladaptive behavior, such that the physical or mental health of the individual is adversely affected. So we discussed about this.
Among this process, ego defense mechanism is the protect the mind, self-ego or anxiety or social sanctions to provide refuge from a situation with which one cannot currently cope. So if you want to cope up with the situation stress, you should use defense mechanism. हमें रक्षा युक्तियों का उपयोग करना चाहिए, लेकिन हेल्दी वे में, जब परिस्थितियां उसकी डिमांड करती हैं और अपने को बेहतर, अपने व्यक्तित्व को सही रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए। लेकिन एक्सेस यूज, मैल एडेप्टिव बिहेवियर को और पैथोलॉजिकल कंडीशंस डेवलप करेगा। सो वी शुड हैव टू अवॉइड द डिफेंस मैकेनिज्म। थैंक यू। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको इन्फॉर्म कर सकूं कि नए टॉपिक क्या आने वाला है। नेक्स्ट जो कल की क्लास हमारी होगी वो न्यू फ्राइडियन, एडलर, कार्ल जूंग, एरिक्सन, कैरन हॉर्ने, अन्ना फ्राइड आदि के ऊपर रहेगा, और उससे आगे हम आगे बढ़ेंगे ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी और गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी की तरफ भी हम बढ़ेंगे। तो इस तरह से आप देखते रहिए इस चैनल को। और इसके अलावा भी मैं दूसरे क्लासेस से रिलेटेड, जनरल स्टडीज से रिलेटेड भी उसमें कंटेंट आपको पहुंचते रहता है, तो आप उसे देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।